नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त तो चला है 5 का पंच का, यानी कि आज के दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं आपके बीच। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं, सियासी खबरें हैं, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से आई खबर के साथ। दरअसल बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन पर गंभीर आरोप लगे। आरोप इस बात के हैं कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की है। आरोप इस बात के है कि ठेकेदारों के साथ मारपीट की है दिनेश राय मुनमुन और उनके समर्थकों ने। इसके साथ ही साथ बात करेंगे छत्तीसगढ़ से आई खबर को लेकर। धान पर घमासान लगातार जारी है। किस प्रकार से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, इस पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बेहतर कार्य हो रहा है, पेट में क्यों तकलीफ हो रही है। अब हम आपको बताते हैं जिस प्रकार से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस, इसे लेकर अजय चंद्राकर ने कहा है कि वो क्या तैयारियां कर रहे होंगे। दिन में कार्यकर्ताओं को गिनते हैं, रात में शाम को आराम से सो जाते हैं, यानी कि तंज कसा अजय चंद्राकर ने। और इसके साथ ही साथ इंदौर से एक बड़ी साजिश सामने आई है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसके 3 नाम है। जी हाँ, 3 अलग अलग नाम है। वो कभी अपने आप को समीर बताता है, कभी अपने आप को दूसरे नाम से बताता है। उसके पास कई सारे आधार कार्ड मिले हैं। किसी आधार कार्ड में वो हिंदू है, किसी आधार कार्ड में वो मुस्लिम है। और कुछ ऐसी चैट भी सामने आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि उसकी कुछ पाकिस्तान में जो लोग हैं उनसे बातचीत होती है। हालांकि ये अभी तक प्रथम दृष्टया सामने आया है। इसके पीछे वाकया क्या है, ये पुलिस धीरे धीरे इसे लेकर खुलासा करेगी। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से जो 2 प्रमुख खबरें सामने आई, जिसमें दुखद कर देने वाली खबर ये थी कि एएसआई की जिस तरह से कल हमने देखा था, एनकाउंटर हुआ था पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में, जिसमें हमारे वीर जवान ने अपनी सर्वोच्च शहादत, सर्वोच्च बलिदान अपना दिया, जिसमें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं आज उन्हें किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई। और इसके साथ ही साथ नक्सल मुठभेड़ भी जारी है, उसकी भी एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बीजेपी से विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन। दिनेश राय मुनमुन सिवनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वो पहले निर्दलीय विधायक हुआ करते थे। इस वक्त वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि विधायक पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आरोप ये लगाए हैं कि विधायक और उनके समर्थकों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी हों या फिर ठेकेदार हों, कंपनी जो निजी कंपनी काम कर रही है उसके भी मैनेजर ने आरोप लगाए हैं मारपीट के। और ये जो आप अब स्क्रीन पर ये बड़ा सा लेटर देख रहे हैं, ये शिकायती पत्र है विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ। पूरा वाकया भी आपको बताएंगे, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी नेता अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने पूरे मामले में जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहने को कहा है। अब हम आपको एक एक करके क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा गया है, चाहे वो विधायक दिनेश राय मुनमुन हो, वीडी शर्मा हो या फिर कांग्रेस की ओर से उमंग सिंगार, सिलसिलेवार आप एक एक करके सुनिए क्या कुछ इस पूरे मामले पर अभी तक कहा गया है। जाके देखा वहां मात्र 4 लेबर काम कर रहे, 4 लेबर काम कर रहे थे। एक उनकी फ्यूरी मशीन थी और बाकी वहां पर ये बताया गया था कि वहां 6 फ्यूरी मशीन काम कर रही है, वहां 50 लेबर है, 10 डंपर है, पूरा द्रुत गति से काम चल रहा है। तो वो झूठ बोलने के कारण किसान आक्रोशित हो गए। सी हमेशा झूठ बोलता है। अगर ये समय पे काम कर देता तो हमारे किसानों को पानी, उसको लेकर किसान थोड़े आक्रोशित हुए, थोड़ा सा जोर से बोला तो उसको लेकर जो भाग गए, दोनों भाग गए। कोई लेबरों से कोई झूमा झपटी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ अशोक डेहरिया खुद ठेकेदार 40-50% का मेंटेनर कंपनी का पार्टनर है। इतना घटिया काम है जिसको मैं लगातार 25 बार विधानसभा उठाया। चलो उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। चलो उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। चलो उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। देखिए, आप समझते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता, कई ऐसी घटनाएं हैं पूरे प्रदेश के अंदर। रतलाम के एसपी को हटाया गया था, यही एक इसी घटना में कि वहाँ के बीवीपी के कार्यकर्ता के साथ स्थिति क्या बनी थी। तो निरंकुश शासन है, हिटलर सही चल रही है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन सिंगल इंजन चल रहा।
तो फिलहाल कांग्रेस ने भी, आप कह सकते हैं कि वन साइडेड ये आरोप है। कांग्रेस को जो जानकारी मिली उस हिसाब से उन्होंने आरोप लगा दिए, लेकिन अभी पूरे मामले में बीजेपी तब कहेगी जब इस बात की पूरी शिनाख्त, पूरी जानकारी उन तक पहुंच जाए। और हमारे साथ इस खबर पर भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से सियासी खबरें होती हैं, ये खबर भी उसके इतर ही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, उन पर सिंचाई विभाग के अधिकारी हों या फिर जो निजी कंपनी वहां काम कर रही है उसके लोग हों, ठेकेदार हों, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि दबाव बनाया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये अभी तक आरोप सामने आए हैं विधायक और उनके समर्थकों पर। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता चीफ इंजीनियर को जो शिकायत की गई है, उस शिकायत में ये बताया गया है कि किस तरीके से दिनेश राय मुनमुन, जो कि विधायक के सिवनी से, वो अपने 20 से 25 समर्थकों के साथ सिंचाई नहर जो है वहाँ पे जो परियोजना है नहर की, क्योंकि मरम्मत का काम चल रहा था वहाँ पर, और जो सुपरवाइजर या फिर दूसरे जल संसाधन विभाग के जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पर जाके जो है उन्हें धमकाया, उनके साथ मारपीट की, उनके गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। इसको लेकर शिकायत भी स्थानीय स्तर पे जो जिनके साथ ये घटना हुई थी उनने की है, लेकिन क्योंकि अभी तक दिनेश राय मुनमुन का जो है बयान सामने नहीं आया था, उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर ही उल्टे आरोप लगा दिए। उन्होंने जांच की मांग की है। हालांकि जांच की मांग जल संसाधन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो मुख्य अभियंता हैं, उन्होंने भोपाल में की है। उनकी भी यही बात है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में दिनेश राय मुनमुन की प्रतिक्रिया आने के बाद कई गंभीर आरोप जो है अब जल संसाधन विभाग के इंजीनियर पे भी लग रहा है। उनका ये कहना है कि जो कंपनी वहाँ पे मरम्मत का काम कर रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पे किसान जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि समय रहते नहर की मरम्मत का काम पूरा होता है तो उससे सीधे तौर पे सिंचाई में किसानों को आसानी रहेगी। लेकिन ये आरोप है अब दिनेश राय मुनमुन का कि काम धीमी गति से कराया जा रहा है, उसमें घोटाला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जो अधिकारी जो इंजीनियर है जो शिकायत कर रहे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, उनका जो कंपनी काम कर रही है उसके साथ पार्टनरशिप है। तो अपने आप में बात इसमें मनोज जी जो महत्वपूर्ण ये है कि दिनेश राय मुनमुन ये कह रहे हैं कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो किसानों के कहने पर वहां गया था जब पेंच परियोजना का जो पानी है उस पर पूरी तरह से कार्य नहीं हो रहा है। यानी कि दिनेश राय मुनमुन किसानों की आड़ ले रहे हैं, या वाकई में ये पथराव हुआ है, नहीं हुआ है? कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जब जांच में निकलकर सामने आएगा तभी सियासी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। कांग्रेस ने कहीं थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर दी, उमंग सिंगार जिस प्रकार से कह रहे थे? विवेक, बिल्कुल, क्योंकि आपने सही कहा कि प्रतिक्रिया जो है वो जल्दी आई, लेकिन विपक्ष है और विपक्ष को जो है बैठे बैठाए यदि मुद्दे भले आरोप के तौर पे मिले या फौरी तौर पे मिले तो वो सियासत करने से नहीं चूकते। विपक्ष ने ये किया भी है, लेकिन दिनेश राय मुनमुन के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है विवेक। वो चाहते तो मुख्यमंत्री स्तर पे भी शिकायत कर सकते, प्रभारी मंत्री से भी शिकायत कर सकते थे और भोपाल आके जल संसाधन विभाग के चीफ सेक्रेटरी या फिर जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव से, चीफ इंजीनियर से शिकायत कर सकते थे। लेकिन जो तरीका उनका वहां पर जो उन्होंने अपनाया उसको लेके आपत्ति है, और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि अधिकारी कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनका काम नहीं कर रहा है, तो एक फोरम में शिकायत करने का, इस तरीके की गुंडागर्दी जो उन पे आरोप लगे वो तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर ये जो आरोप उन पर लगे, अगर ये सही बात हो गई तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ी किरकिरी जरूर होगी। और बीजेपी विधायक, जैसा कि आप बता रहे थे कि अपनी नैतिकता के तौर पर और जो संवैधानिक पावर है उनके पास, उसका यूज करके भी वो किसानों का काम करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है, धान खरीदी तो जारी है, लेकिन धान खरीदी पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के तमाम आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
लब्बो लबाब ये है कि बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है साहब कि हमारी धान खरीदी की प्रक्रिया वैसे ही होगी जो वादे हमने किए थे, फिर चाहे किसानों को धान के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल देना हो या फिर प्रति एकड़ के हिसाब से उनकी फसलों को खरीदना। कांग्रेस पर तंज भी कसा गया है और यह भी कहा गया कि आप अपना देखिए, हमारी धान खरीदी बहुत अच्छे से चल रही है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य तीव्र रफ्तार से चल रहा है। पिछले साल के 130 लाख टन धान खरीदी के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष साय सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 30 लाख टन धान अधिक होता है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 27.7 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और इसको देखें तो पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। रकबा के हिसाब से यदि देखें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष किसानों ने लगभग 3,80,000 एकड़ जमीन का ज्यादा पंजीयन कराया है। इस वर्ष अब तक 26 लाख टन धान की खरीदी विष्णुदेव सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही साथ इस बार एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। तुहर हाथ तुहर ऐप नाम के ऐप से किसानों को स्वयं स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपना टोकन खुद काट सकें। और सीधे रायपुर का रुख करते हैं। करिश्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। करिश्मा, ये तो साल दर साल की बात हो गई है। भूपेश बघेल सरकार भी जब थी तो भाजपा ये कहती थी कि जो रेट दिया है उस पर खरीदी नहीं हो रही है, जो तय लक्ष्य है उस पर खरीदी कैसे होगी। और अब कांग्रेस भी वही स्क्रिप्ट जो पहले कहीं ना कहीं भाजपा बोलती थी, वही स्क्रिप्ट कांग्रेस के पास रेडी है। बहरहाल किस प्रकार से धान खरीदी चल रही है और उस पर ये जो सियासी झलकियां हैं ये किस और इशारा कर रही है, किसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे ही धान खरीदी शुरू होती है, सियासत जो है वो भी अपार होने लगती है। चाहे वो धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे वो लक्ष्य पूरा करने की बात हो, चाहे वो कस्टम मिलिंग की बात हो, चाहे वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस में किस तरीके से धान तौला जा रहा है, धान की तौलाई कितनी हो रही है, सटीक हो रही है कि नहीं, इन सभी चीजों पर जो है सियासत वो देखने को मिलती है। और एक बार फिर से जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, पिछले साल के मुकाबले जो है इस बार लक्ष्य जो है और बढ़ा करके धान खरीदी का रखा गया है। पिछली बार देखा जा सकता है 144 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और इस बार जो है उस लक्ष्य को 160 लाख मैट्रिक टन धान कर दिया गया। और उसी को लेकर के देखा जा सकता है कि अब जो है सियासत भी शुरू हो गई। पहले सियासत हुई जो धान खरीदी की तिथि थी, जो धान खरीदी की शुरुआत थी, उस तारीख को लेकर के सियासत हमने देखी। और अब जो है 2700 उपार्जन केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं। उन केंद्रों में व्यवस्थाएं कितनी हैं, इन सभी को लेकर के अब सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपना धान खरीदी केंद्र चलो अभियान जो है वो पूरा किया है। 2 दिवसीय अभियान चला था और देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, तमाम विधायक, पूर्व मंत्री, सभी लोग जो है, साथ ही में उनके उप मुख्यमंत्री जो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है, वो सभी जो है हमें यहाँ पर धान खरीदी केंद्रों में नजर आए, वहां का जायजा लेते हुए वो दिखाई पड़े। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो उनका कहना है व्यवस्थाएं जो है वो धान खरीदी केंद्रों में नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से कहा गया था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल। करिश्मा, मजे की बात यह है कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के कैबिनेट के सदस्य कहते थे पहले हमारा लक्ष्य तो पूरा हो जाने दीजिए और उसके बाद बात कीजिएगा। लेकिन अब विपक्षी पार्टी व्यवस्था भी देख रही है और ये भी कह रही है कि ये जो लक्ष्य लिया गया है 160 लाख मीट्रिक टन का, ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसकी बड़ी वजह ये भी है क्योंकि अब जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है। क्योंकि देखा जा सकता है विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हार गई, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हार गई, रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बहुत बढ़िया ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जो है मैदान में उतरी थी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद वो भी हार गई। और अब जो है विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में कानून व्यवस्था और धान खरीदी, इन 2 मुद्दों को लेकर के प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने का जो है वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर उनके सत्ता काल की बात की जाए तो तब भी धान खरीदी पर सियासत जो है वो अपार देखने को मिली। और अभी भी जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो अभी भी धान खरीदी पर जो है हमें सियासत और सियासी बयानबाजी जो राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है वो लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बातें कर रही है उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना कि भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं धान खरीदी को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये तक अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का
कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी। उसे लेकर के भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक तर्क निकाल लिया। उन्होंने कहा कि ये जो है मासूम किसानों को जो उनकी अव्यवस्थाओं को उजागर करना चाहते हैं, उन्हें डराने धमकाने का जो है काम किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर देखा जा सकता है कि अब जो सियासत है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने करिश्मा, एक और धान खरीदी भी चल रही है और एक और सियासत भी जमकर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं, लेकिन बयानबाजियों का दौर भी जारी है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है और कांग्रेस की तैयारियों पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। अजय चंद्राकर का ये तंज भरा बयान सामने आया नगरीय निकाय चुनाव की बैठक पर, जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और ये कहा कि जिले जिले क्यों घर घर जाकर बैठक ले लें, घर घर जाकर कांग्रेस नेताओं को पहले तो खोजें, गिनती करें और शाम को घर आ जाएं, सो जाएं। इस तरह से अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। अलग जगह जाके नहीं, घर घर जाके करें ना। कांग्रेस को खोजें कहाँ है अब कांग्रेस करके, पहले कांग्रेस को खोज लें, फिर खोज के चुनाव में उतार लें और फिर घर में जाके सो जाएं शाम तक, गिनती की बात अलग। तो ये आपने जो छोटा सा इनका बयान था अजय चंद्राकर का, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। और सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं, शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, वैसे तो अभी नॉमिनेशन जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन इसका जारी होगा, फिर सारी जानकारी सामने आएगी कौन सा चुनाव किस तारीख पर होगा। बहरहाल अभी तैयारियों पर ही जिस प्रकार से अजय चंद्राकर तंज कस रहे हैं कि पहले तो घर घर जाकर ढूंढिए कांग्रेसी कहाँ हैं, फिर गिनती कीजिए, शाम को घर आइए, सो जाइए, ये उनका अपना बयान देने का तरीका है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां आगामी चुनाव की किस प्रकार से तैयारियां कर रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए आज की सियासत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा आज के दिन जो हो रही है वो निकाय चुनाव की हो रही है। और उससे पहले जो निकाय चुनाव से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का एक आरोप, एक धब्बा जो लोकतंत्र का रहता है, जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा मानते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को, उस चीज़ की चर्चा हो रही है। सियासत में उसी चीज़ की गूंज है, क्योंकि आज सुबह सुबह पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ एक धकेल दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि पिछली जो सरकार थी जिसने 2002 से चले आ रहे जो निकाय चुनाव के प्रत्यक्ष प्रणाली वाली चीज़ों को लेकर के बदलने का आरोप लगाया था, उसी में वो जब कांग्रेस की सरकार आई उसको बदल के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जो है मेयर और अध्यक्ष जो है वो चुनने लगे थे। और इस चीज़ में सबसे बड़ा आरोप ये लगा था कि लोकतंत्र की हत्या की गई, जो जनप्रतिनिधि थे उनको जो है खरीदा बेचा गया, खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया गया और हॉर्स ट्रेडिंग का इसे नाम दिया गया। और इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया गया। ये आज के अजय चंद्राकर के बयान थे जो बड़ा तीखा हमला ये माना जा रहा था। और शाम होते होते इसी बयान को लेकर के चर्चाएं सियासी गलियारों में तैरने लगी। और शाम को जब पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसको लेकर के बयान दिया तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बताया कि जो फैसला लिया गया है छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट में, जो अब चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली को से देखा जा रहा है, उसमें यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं उनके भी चुनाव ऐसे ही होने चाहिए। एक कांग्रेस की तरफ से एक आरोप जो है बीजेपी की तरफ ढकेल दिया गया है। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां राजनीतिक दलों में चल रही हैं, वही जो चीज़ें सियासत के इर्द गिर्द भी घूम रही हैं और आरोप भी उसी तरीके के लगाए जा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। जबकि ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से ये कहीं ना कहीं सामने होगा कि अगर मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग जैसे जो आरोप हैं उससे बचा जा सके। और छत्तीसगढ़ की सियासत में और लोकतंत्र में जो एक बड़ा धब्बा माना जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, उससे जो है सियासत बची रहेगी कहीं ना कहीं। जी विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। आगामी समय में निकाय चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन इसको लेकर सियासत अभी से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेलिंग जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला इंदौर से सामने आ रहा है, जहां पर एक व्यक्ति के 1, 2 नहीं बल्कि 3 नाम है। जी हाँ, उसके पास से अलग अलग तरह के आधार कार्ड मिले हैं जिसमें उसके अलग अलग नाम हैं। ये हैरान कर देने वाली खबर है और सिस्टम से कई तरह के सवाल करने वाली खबर है।
हिंदू युवती के साथ ये मुस्लिम युवक पकड़ाया। आरोपी के पास हिंदू नाम का भी आधार कार्ड है और कई अलग आधार कार्ड भी हैं। तो आरोपी से समीर कुरैशी, आरिफ कुरैशी, समीर सिंह, ये 3 अलग अलग आईडी मिली है। इसके मोबाइल में पाकिस्तान के नंबरों की चैट है, कॉल्स डिटेल की भी जानकारी है। कई हिंदू लड़कियों के फोटो हैं, नशा करते हुए फोटो वीडियो भी इसके मोबाइल में है। तेजाजी नगर थाना पुलिस फिलहाल इसके पाकिस्तान कनेक्शन की जांच में जुटी है और ये पता किया जा रहा है कि आखिर इस आरोपी के पास एक से ज्यादा आइडेंटिटी, वो भी अलग अलग नामों की क्यों है, और ये इस अलग अलग आइडेंटिटी का उपयोग कहां कहां कर चुका है। इसके मोबाइल में पाकिस्तान के जो नंबर हैं, चैट डिटेल्स हैं, उसका क्या मतलब है, ये तमाम वो जानकारी है जो फिलहाल सामने आई है। कई हिंदू लड़कियों के फोटो मिले हैं, इसके मोबाइल में फोटो हैं, वीडियो हैं, नशा करते हुए फोटो वीडियो भी सामने आए हैं, ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है और कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि क्या एक से ज्यादा आईडी बनाना इतना आसान है किसी के लिए भी, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर अन्य आईडी हो, जिसमें इस व्यक्ति के नाम किसी में समीर कुरैशी है, किसी में आरिफ कुरैशी है, तो किसी आईडी में इसका नाम समीर सिंह है। इस युवक के मोबाइल में कुछ पाकिस्तानी कॉल की जानकारी है, पाकिस्तानी चैट की जानकारी है। तो फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस युवक का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। ये वो तमाम जानकारी है जो फिलहाल पुलिस जुटाने में लगी हुई है। इंदौर से ये पूरा वाकया सामने आया है और सीधे इंदौर का रुख करते हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भारत, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है पुलिस को इस पूरे मामले में? दुर्घटनाग्रस्त सामने आया है लव जिहाद का मामला। एक बार फिर देखिए, इसका आरोप जो युवक को पकड़ा गया है विवेक, जिसका नाम समीर कुरैशी, आरिफ कुरैशी, समीर सिंह करके यहाँ पर नाम लिखे गए थे। इस तरह के आधार कार्ड और कई ऐसे आपत्तिजनक फोटो लड़कियों के साथ मिले हैं, जिसके बाद में हिंदू संगठन को जानकारी मिली थी। उसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इसे पकड़कर जो है संबंधित तेजाजी नगर थाने के सुपुर्द किया था। लेकिन सबसे बड़ा कनेक्शन जो कि पाकिस्तान के नंबरों से इसकी कॉल डिटेल में जो चैट या फिर जो व्हाट्सएप कॉलिंग मिली है, वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। वो विवेक वो सवाल खड़े करती है सिस्टम पे, तो इस तरह के आधार कार्ड केसेस के पास बन गए। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो युवक जिसके अलग अलग आधार कार्ड है, लेकिन पाकिस्तान से उसका क्या लिंक है, इसको लेकर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने जो है संबंधित अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी संपर्क किया गया। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस को भी मध्य प्रदेश के बताया गया है, वो भी इस युवक से पूछताछ करेंगे। लेकिन बड़ा युवक जो है जिससे पकड़ा गया है, इससे अन्य और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। तो एक बड़ा ही गंभीर विषय है और इस विषय पर बात की जाए तो हिंदू संगठन ने संज्ञान लिया था और जैसे ही उनके पास सूचना मिली थी तो इस युवक को पकड़ करके और पुलिस के हवाले किया। तेजाजी नगर थाना पुलिस इसमें युवतियों से बयान करा रही है आखिरकार, और इसमें आधार कार्ड का कहाँ का इस्तेमाल किया गया है, इसके पाकिस्तान कनेक्शन, कोई साजिश जैसी अगर बात सामने आ रही हो फिलहाल? विवेक देखिए, अभी किसी कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारियां छुपा कर रखी, गोपनीय, क्योंकि जिस तरह का कनेक्शन इसके पास मिला, आधार कार्ड मिले हैं, इनकी पूरे वेरीफाई किया जाएगा, इसने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था, इसके कितने और कॉन्टेक्ट है, या ये कोई संगठित गिरोह तो नहीं है। ये तमाम बिंदु बिल्कुल आपने सही कहा, टू द पॉइंट। पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जुटाएगी और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही मीडिया में उसको रिलीज करेगी। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां इस वक्त नक्सल और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अब इस मुठभेड़ में एक दुखद कर देने वाली खबर ये सामने आई कि हमारे एक वीर जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है। और आप देख सकते हैं जब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, किस तरह से यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे
और जवान के पार्थिव शरीर को कांधा दिया गया। मुठभेड़ में ये जवान शहीद हुए थे। अल्परस के जंगलों में दरअसल मुठभेड़ हुई थी और नक्सलियों को बड़ी पार्टी को घेरने फोर्स निकली थी। उस वक्त ये दुखद वाकया सामने आया। हमारे जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया। संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही विगत महीनों में उसी सिलसिला में कल दिनांक 4 दिसंबर को जिला नारायणपुर की अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत वाला और पंगुड़ इलाका में माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान हमारा सभी बल सदस्यों द्वारा काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ को सामने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा एक प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोहरी का शहादत हो गई। उनका आज अंतिम सलामी पुलिस ने नारायणपुर में दी गई। उनका अंतिम क्रियाक्रम उनके गृहग्राम नारायणपुर क्षेत्र कांकर में की जाएगी। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।